सो ये जो रोटेशनल मोशन में डिस्क का रोटेशन का कॉन्सेप्ट होता है उसमें किस तरीके से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वो हम लोग आज देखेंगे। ओके, सो अगर जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई भी डिस्क है वो अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसमें किस तरीके से हम लोग कौन कौन सी कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, सो अगर हम लोग जैसे देखते हैं कि जो भी डिस्क है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है और हम लोग जो भी ग्राउंड का जो भी इस समय जो फ्रिक्शन है उसको हम लोग पहले केस में हम लोग जीरो ले लेते हैं। ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो डिस्क है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो इसमें ये सबसे पहले तो ये ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करेगी जिसकी जैसे हम लोग वेलोसिटी v ले लेते हैं और हम लोग जो भी ये जो रोटेशन मोशन कर रहे हैं तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी रहेगी ओमेगा। ओके, सो ये जो बेसिक कंडीशन रहेगी डिस्क की अगर वो रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरीके से कौन कौन सी कंडीशंस रहेंगी और अगर जब भी फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो उसमें हम लोग किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर ये जो डिस्क है ये अगर आगे जाएगी और ये प्योर रोटेशन परफॉर्म करेगी तो हम लोग इसको तीन कंडीशंस हो सकती है, या तो ये जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, इसकी आर ओमेगा के बराबर रहेगी या फिर क्या रहेगी, वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन आर ओमेगा और वेलोसिटी विल बी लेस देन आर ओमेगा। तो ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं ये डिस्क की अगर ये रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है। ओके, और हम लोग को इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हम लोग जैसे इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इसका जैसे मास m है तो इसमें हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट। और अगर ये वेलोसिटी v कांस्टेंट है तो फिर इसमें जो टॉर्क होगा वो अगर हम लोग किसी भी पॉइंट से फाइंड आउट करेंगे तो फिर टॉर्क तो हम लोग का जीरो रहेगा क्योंकि इसमें dv/dt या फिर फोर्स जो है वो तो है नहीं, तो फिर हम लोग का टॉर्क जीरो रहेगा और जो भी फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क है वो भी जीरो रहेगा। लेकिन अगर जैसे कि इसमें वेलोसिटी v की जगह अगर एक्सेलरेशन a होता तो इसमें जो फोर्स क्या लगता, ma का फोर्स लगता और इसमें तो फिर हम लोग का जैसे कि हम लोग ये P पॉइंट से हम लोग फाइंड कर रहे हैं इसका टॉर्क, तो क्या हो जाता है mvr, क्योंकि इसका जो हम लोग का mvr नहीं होगा f इंटू आर हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P से क्या रहेगी, r रहेगी, जो पॉइंट P से जो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा f इंटू आर। तो हम लोग टॉर्क के लिए क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, और हम लोग ये एंगुलर मोमेंटम की क्या लिखते हैं, mvr इक्वल्स टू I इनटू ओमेगा। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो होता है हम लोग का डिस्क का, अगर हम लोग की ये डिस्क है तो क्या होता है mr²/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ द डिस्क इज mr²/2। तो अगर हम लोग को एंगुलर मोमेंटम लिखना हो इस रोटेशन मोशन अगर डिस्क परफॉर्म कर रही है तो क्या हो जाएगा कंडीशन mvr इक्वल्स टू I इनटू ओमेगा, और हम लोग को जो भी डिस्क होगी अगर उसका हम लोग को सेंटर से फाइंड करना हो तो हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है m इंटू r²/2, और हम लोग को कोई भी डिस्टेंस अगर हम लोग को मूव करनी हो, जैसे हम लोग को P पॉइंट से फाइंड करना है तो सेंटर से तो हो गया mr²/2, और फिर हम लोग को जो भी जैसे r डिस्टेंस मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा m इंटू r², तो m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस क्या है r, तो mr²/2 प्लस mr², तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पॉइंट P से 3/2 mr²। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग जैसे सिलेंडर में हम लोग को सिलेंडर का हो गया, उसका हम लोग को सेंटर से पता हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर हम लोग उसको कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो जैसे हम लोग r डिस्टेंस है जो भी हम लोग को उसको सरफेस है तो हम लोग उसको बस m इंटू उसकी जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर, तो इसको हम लोग डिस्क का हो गया सिलेंडर और स्फीयर, जैसे ये स्फीयर हो गया तो उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री में हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना पड़ेगा और हम लोग आराम से फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इसका जो भी रोटेशन मोशन है जो भी बेसिक रहेगा उसमें क्या रहेगा, जैसे कोई भी डिस्क रोटेट कर रही है तो हम लोग क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, इसका हम लोग को टॉर्क निकालना, जो भी हम लोगों को
इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना, और तीसरी चीज उसमें बैलेंस होती है लीनियर मोमेंटम बैलेंस। तो लीनियर मोमेंटम बैलेंस हम लोग को करना आना चाहिए। तो तीन चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले हम लोग को टॉर्क इसमें फाइंड करना आना चाहिए, तो उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसमें हम लोग को एंगुलर मोमेंटम बैलेंस फाइंड करना आना चाहिए। और तीसरा जो इसमें क्वेश्चंस होंगे वो लीनियर मोमेंटम बैलेंस के रहेंगे। तो लीनियर मोमेंटम बैलेंस तो सबसे पहला चैप्टर रहता है, और उसके बाद हम लोग का कौन सा आता है? टॉर्क बैलेंस या फिर फोर्स कॉन्सेप्ट। तो फोर्स कॉन्सेप्ट में हम लोग को टॉर्क बैलेंस हम लोग का रहेगा, और फिर तीसरा आएगा हम लोग का रोटेशन मोशन, जिसमें कि हम लोग को एंगुलर मोमेंटम बैलेंस रहेगा। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम तभी होगा जब इनर्शिया होगा और ओमेगा होगा। तो अगर ओमेगा नहीं होगा तो फिर एंगुलर मोमेंटम होगा नहीं, या फिर रोटेशन मोशन तो उसको करना ही पड़ेगा अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो जो सबसे पहला चैप्टर था हम लोगों का फोर्स कॉन्सेप्ट के पहले भी, उसमें हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम फाइंड करा, जिसमें कि फोर्स हम लोग का 0 था एंगुलर लीनियर मोमेंटम में कुछ केसेस में, और फिर हम लोग का टॉर्क फाइंड करा और एंगुलर मोमेंटम फाइंड करा। और जो हम लोग का लीनियर मोमेंटम होता है उसमें फोर्स तो 0 रहेगा, क्योंकि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर होगा तो फिर हम लोग लीनियर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या था? लीनियर मोमेंटम का, उसके बाद टॉर्क वाला, और फिर एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि लीनियर मोमेंटम अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि इसमें लग रहा है, इसमें पॉइंट पी पे क्या कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो फिर इसमें हम लोग लीनियर मोमेंटम नहीं बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम के बाहर का फोर्स है जो कि फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 नहीं है तो फिर हम लोग इसमें लीनियर मोमेंटम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम बैलेंस में यही चेक करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है कि नहीं। लेकिन इस केस में एक्सटर्नल फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डिस्क में नीचे की तरफ, अगर फ्रिक्शन फोर्स 0 दिया है तब तक हम लोग लीनियर मोमेंटम बैलेंस कर सकते हैं, और अगर फ्रिक्शन फोर्स 0 नहीं दिया है तो फिर हम लोग लीनियर मोमेंटम बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो और इसमें लीनियर मोमेंटम बैलेंस जब हम लोग करेंगे तो फिर इसमें किस तरीके से होगा, जैसे कि हम लोग को ये डिस्क दी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी v है, और जैसे कि हम लोग को एक ये दूसरी डिस्क थी उसकी वेलोसिटी v/2 दी हो, जैसे ये डिस्क है इसकी वेलोसिटी v है, और इसकी दूसरी डिस्क थी उसकी वेलोसिटी थी v/2, जो दोनों डिस्क आके कोलाइड कर गई, और फिर एक डिस्क इधर जाने लगी v1 से और दूसरी डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में v2 से जाने लगी। तो फिर हम लोग को लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, इसमें हम लोग लगा देंगे। तो फिर ये हम लोग को डिस्क जो भी रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो हम लोग को आराम से निकल आएगा। तो इनिशियल क्या था? mv, अगर हम लोग इसको पॉजिटिव ले तो mv, और इधर ये अपोजिट डायरेक्शन में थी, कोलाइड करने आ रही थी, तो -mv/2 इक्वल्स टू, हम लोगों ने ये -x को नेगेटिव लिया तो -mv1 प्लस mv2। ओके, तो हम लोग को इस तरीके से इक्वेशन बना के हम लोग आराम से लीनियर मोमेंटम बैलेंस करके हम लोग v1 और v2 जो भी हैं हम लोग वो निकाल सकते हैं। ओके, सो और इसमें हम लोग को जो कंडीशन सबसे पहली हम लोग को याद रखने की होती है, जो भी कोलिजन था वो परफेक्टली इलास्टिक था एंड नो एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो भी एनर्जी है इसमें वो हीट के फॉर्म में रिलीज नहीं हुई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फाइंड कर याद रखना होगा रोटेशन मोशन में कि एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन रहेगी हम लोग की लीनियर मोमेंटम की, वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि इसमें था पॉइंट P से, वो हम लोग को पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, तभी हम लोग इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हम लोग का m मास ऊपर से नीचे गिर रहा हो ग्रेविटी अगर इसमें g है तो फिर हम लोग इसमें लीनियर मोमेंटम नहीं कंजर्व कर सकते, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है जो भी mg का वो लग रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यही m मास होगा और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग इसको कंजर्व करेंगे तो फिर लीनियर मोमेंटम इसका कंजर्व हो जाएगा। तो सेम केस यही यहाँ पे भी है, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे m मास जो था, यहाँ पे तो ग्रेविटी लग रही थी, तो इसकी वजह से mg का एक्सटर्नल फोर्स आ गया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग जो था लीनियर मोमेंटम नहीं कंजर्व कर पा रहे थे। लेकिन और उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व कर रहे थे क्योंकि कोई फोर्स नहीं था। लेकिन इसमें अब हॉरिजॉन्टल में फोर्स आ गया, कौन सा?
फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स आने की वजह से हम लोग इसमें जो भी हम लोग लीनियर मोमेंटम है वो हम लोग नहीं कंजर्व करेंगे, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो ये हम लोग ये पता रहना चाहिए। और फिर हम लोग टॉर्क में देखेंगे। टॉर्क में जैसे कि हम लोग सारे टॉर्क लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर जैसे हम लोग फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है इसी पॉइंट से लेते हैं तो इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ हम लोग एक टॉर्क हम लोग देखना पड़ेगा जो भी एफ फोर्स का टॉर्क है आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो इसमें हम लोग टॉर्क को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और एंगुलर मोमेंटम को किसी भी जगह से फाइंड कर सकते हैं। mvr इक्वल टू आई ओमेगा। बस हम लोगों को अगर हम लोग डिस्टेंस जितनी मूव कर रहे हैं उसमें हम लोग को उतनी डिस्टेंस का स्क्वायर हम लोग को ले लेना है। तो हम लोग उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस वो चेंज होता रहेगा डिस्टेंस का, बाकी हम लोग की इक्वेशन सेम रहेगी mvr इक्वल टू आई ओमेगा। ओके, सो हम लोग इस तरीके से ये जो तीन टाइप के बैलेंस हैं वो लगा लेंगे और हम लोग को जो भी अननोन्स होगा, जैसे हम लोग का वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ओमेगा हम लोग को फाइंड करना है, या फिर रेडियस फाइंड करनी है और बाकी चीजें दी हैं, या फिर फ्रिक्शन हम लोग को फाइंड करना है। तो फ्रिक्शन में हम लीनियर मोमेंटम बैलेंस तो लगाएंगे नहीं, टॉर्क बैलेंस हम लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग उसमें आराम से हम लोग बाकी चीजें फाइंड कर सकते हैं कि हम लोग को क्या होगा। और फ्रिक्शन में भी हम लोग को कौन सा फ्रिक्शन इसमें लगाना पड़ेगा, इसमें हम लोग को काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज करना पड़ेगा। ओके, सो इसमें ये हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन जैसे दी हो और हम लोग को अगर डिफरेंट अननोन हम लोग को हो तो हम लोग आराम से इसमें हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, और हम लोग देखते हैं कि इसमें जैसे कि ये जो भी वेलोसिटी थी v थी, अगर हम लोग की ये वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर होगी तब क्या होगा, अगर आर ओमेगा से बड़ी होगी तब क्या होगा, आर ओमेगा से छोटी रहेगी तब क्या होगा। और इसमें ये जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें बेसिकली तो उसमें v इक्वल टू आर ओमेगा ही रहेगा, क्योंकि नहीं तो रोटेशन मोशन इसमें सही से होगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग इसमें जो नॉर्मल इक्वेशंस आएंगी तो उसमें क्या रहेगा, v होगा और ये जो ओमेगा होगा इसमें v इक्वल टू आर ओमेगा रहेगा। जो भी डिस्क होगी या फिर ये स्फीयर हो सकता है या फिर सिलेंडर, ये तीन टाइप की ज्योमेट्री इसमें पूछा जा सकता है, स्फीयर, सिलेंडर या फिर डिस्क। तो ये तीन टाइप्स की ज्योमेट्री रोटेट इसमें बेसिकली करती हैं। तो फिर सिलेंडर, स्फीयर या फिर डिस्क तो इसमें पूछा जा सकता है। और इसमें v इक्वल टू आर ओमेगा तो इनिशियली हम लोग को हर जगह हम लोग लगा लेंगे, मतलब अगर दिया नहीं होगा तो भी हम लोग v इक्वल टू आर ओमेगा ले सकते हैं और हम लोग अपने जो जितने भी टाइप्स के बैलेंस हैं वो हम लोग लगा के अननोन्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, और हम लोग इसमें अगर v अगर इसमें ग्रेटर देन आर ओमेगा है या फिर लेस देन आर ओमेगा है तो बस इसमें एक क्वेश्चन जो जैसे आ सकता है कि जैसे कि v इक्वल टू आर ओमेगा है तो इसका हम लोग को ट्रैजेक्टरी फाइंड करनी है। जो भी ये डिस्क है अगर ये मूव करेगी या फिर जो भी स्फीयर है, तो दो चीजें अगर जैसे मूव करेगी डिस्क और स्फीयर में, अगर v इक्वल टू आर ओमेगा होगा तो अब कैसा इसका ट्रैजेक्टरी रहेगी, ये जो भी किस पाथ पे मूव करेगी डिस्क या फिर स्फीयर, और या फिर v ग्रेटर देन आर ओमेगा होगा तो किस तरीके से ये डिस्क या फिर स्फीयर मूव करेगा, और जो भी अगर v लेस देन आर ओमेगा होगा तो फिर डिस्क या फिर स्फीयर किस तरीके से मूव करेगा। तो हम लोग को ये तीन चीजें का अगर हम लोग को ट्रैजेक्टरी पूछ ली जाए तो फिर हम लोग किस तरीके से वो ट्रैजेक्टरी बताएंगे, तो हम लोग ये देखते हैं। तो अगर ये जो हम लोग का डिस्क है या फिर स्फीयर अगर v इक्वल टू आर ओमेगा से मूव करेगा तो फिर हम लोग अगर देखते हैं कि ये जो भी हम लोग अगर इसमें कोई भी पॉइंट एक ले लेंगे और पॉइंट की ट्रैजेक्टरी पूछी जाएगी, जैसे कि P पॉइंट है उसकी ट्रैजेक्टरी हम लोग को बतानी है। तो P पॉइंट जैसे सबसे पहले टॉप मोस्ट पॉइंट था, जो भी P पॉइंट होगा या फिर Q होगा, कोई भी पॉइंट होगा डिस्क या फिर स्फीयर का, वो सेम ट्रैजेक्टरी पे ही मूव करेगा, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा होगा या फिर ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा। तो इसमें अगर P पॉइंट कोई भी एक पॉइंट हम लोग ले लें तो जो उसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी वो ही सारे पॉइंट्स की होगी जो कि सरफेस पे हैं, सरफेस की ट्रैजेक्टरी पूछी जाएगी। अंदर वाले की भी वही होगी, बस उसका जो रेडियस होगा वो कम हो जाएगा। तो फिर अगर हम लोग इसमें v इक्वल टू आर ओमेगा अगर है इस कंडीशन में, जो भी एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इसमें v है हम लोग की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, और इसमें अगर हम लोग का जैसे कि v ग्रेटर आर ओमेगा कब बड़ा हो जाएगा, जैसे कि हम लोग का इसमें जो भी हम लोग की एंगुलर वेलोसिटी है और रेडियस का जो मल्टीपल है वो
हम लोग का वी वो जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी उससे बड़ा हो जाए तो हम लोग का ये बड़ा हो जाएगा। ओके, और इसमें लेकिन हम लोग जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो 0 ले रहे हैं इस केस में। ओके, तो हम लोगों का जो भी जैसे हम लोग पॉइंट पी की पूछी गई तो वो कुछ इस तरीके से हम लोग का ट्रेजेक्टरी रहेगी अगर हम लोग का v = r ओमेगा रहेगा। ओके, तो अगर हम लोग को इसमें ये पूछ लिया जाए तो सबसे पहले तो 3 चीजें थी हम लोग का, वो बैलेंस करके हम लोग अननोन्स फाइंड कर सकते हैं। और ये जो इसमें जो एक जो और क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें ये जो भी हम लोग की वेलोसिटी v है वो अगर डिफरेंट टाइप्स की हो, जैसे कि r ओमेगा से बड़ी हो, r ओमेगा से छोटी हो या फिर इक्वल टू हो, तो उसमें जो भी p पॉइंट रहेगा तो फिर उसकी ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, तो वो कुछ इस तरीके से उसकी ट्रेजेक्टरी रहेगी अगर v = r ओमेगा होता है। ओके, अगर v = r ओमेगा है तो इस तरीके से जो भी p पॉइंट है, जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट था डिस्क का या फिर स्फीयर का, वो इस तरीके से मूव करेगा और यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी रहेगी। ओके, सो ये जैसे कि हम लोग इसको पॉइंट को r डैश मान लें तो r डैश पॉइंट एट द r डैश पॉइंट देयर विल बी ए नॉन डिफरेंशियल पॉइंट इन द कर्व। तो कर्व पे जो भी है नॉन डिफरेंशियल पॉइंट रहेगा r डैश पॉइंट पे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो भी ट्रैजेक्टरी होगी वो क्या होगी। ओके, तो ये हम लोग को ये कर्व हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर v = r ओमेगा है तो फिर हम लोग कर्व किस तरीके से बनाएंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो v अगर होगा हम लोगों का वो होगा ग्रेटर देन r ओमेगा, तो फिर हम लोग का ट्रेजेक्टरी किस तरीके से रहेगी। ओके, v अगर हम लोग का ग्रेटर देन r ओमेगा होगा तो अगर हम लोग का जैसे कि v है हम लोग का ग्रेटर देन r ओमेगा है तो फिर हम लोग का जैसे कि यहाँ तक तो ये p पॉइंट गया, ये होगा फुल सर्किल। लेकिन जब ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट रहेगा r डैश, इसमें रहेगा जो भी इसकी वेलोसिटी v है वो तो ज्यादा है, लेकिन जो रोटेशन है क्योंकि अगर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये p पॉइंट पे अगर जैसे हम लोग m मास को ऐसे करके इसमें ओमेगा वेलोसिटी से ये थ्रेड है, जैसे थ्रेड में m मास लगा है तो और हम लोग को ये रोटेट करना है तो फिर ये फुल सर्किल बनाता है, क्योंकि v = r ओमेगा रहता है तभी ये फुल सर्किल बनाएगा, तभी जब ये v = r ओमेगा। तो इसमें हम लोग ने देखा कि ये जो हाफ सर्किल बन रहे हैं, जैसे कि हम लोग डिफरेंट हाफ सर्किल को अटैच कर लें तो फिर v = r ओमेगा हो जाए, तो इस कंडीशन में है, क्योंकि इसमें हम लोग इस वाली इक्वेशन से, इस वाली सिचुएशन से भी कंपेयर करके इसको हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग का एक थ्रेड से m मास बना हुआ है और हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं तो फिर कैसा होगा, ये फुल सर्किल बनाएगा। तो फुल सर्किल तभी बनाएगा जब v = r ओमेगा होगा, तो ये भी फुल सर्किल बना रहा है, लेकिन नीचे तो कुछ है नहीं, तो इसमें ये हाफ सर्किल्स बनेंगे। ओके, ये पॉइंट P के, क्योंकि ये v = r ओमेगा है ये वाला पॉइंट। ओके, सो ये सिमिलर चीज है, लेकिन अगर अब हम लोग देखें कि v हम लोग का हो गया बड़ा और r ओमेगा हम लोग का है छोटा, तो जो भी हम लोग का जो भी रोटेशन है वो जो रोटेशन क्यों हो रहा है, इसकी वेलोसिटी अगर सिर्फ इसके पास m मास के पास वेलोसिटी होती, इस पॉइंट पे v होती, तो ये क्या करता, आगे भाग जाता और फिर ये नीचे ना आता। नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके पास ओमेगा वेलोसिटी है इसीलिए नीचे आ रहा है। तो अब इस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो वेलोसिटी जो भी ये वाला पॉइंट है यहाँ पे p पॉइंट, अगर जब यहाँ पे आएगा तो इसके पास जो वेलोसिटी v होगी, जो भी ट्रांसलेशन वेलोसिटी वो तो ज्यादा होगी, लेकिन ये जो नीचे आने की या फिर पीछे जाने की टेंडेंसी है वो इसकी अब कम हो जाएगी। तो अगर ये पीछे आने की टेंडेंसी कम होगी तो इस पॉइंट से आगे की तरफ भाग जाएगा और इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल, और ये जैसे ये बाकी तो फुल सर्किल रहेगा, लेकिन इसमें जो यहाँ पे होगा ये शार्प पॉइंट ना आके, क्योंकि शार्प पॉइंट इसीलिए आ रहा था क्योंकि वो फुल सर्किल बन रहा था। अगर हम लोग डिफरेंट सर्किल्स को अटैच कर रहे थे इस तरीके से, डिफरेंट सर्किल कंबाइन होते चले जा रहे थे, क्योंकि v = r ओमेगा, तो इस तरीके से पॉइंट p मूव कर रहा था। तो हम लोग हम लोग को पता है इस इक्वेशन में क्या होता है कि अगर ये फुल सर्किल इसको बनाना है तो फिर क्या होगा कि ये v = r ओमेगा होना चाहिए, तभी ये मास जो भी थ्रेड से बंधा है वो हम लोग का क्या करेगा कि फुल सर्किल बनाएगा। लेकिन इसका यहाँ पे क्या होगा कि ये फुल सर्किल इसमें नहीं बनाएगा करेक्टली, और क्या होगा, ये जो
आर पॉइंट पे वेलोसिटी v ज्यादा होने की वजह से ये आगे की तरफ ज्यादा भाग जाएगा और पीछे की तरफ कम जाएगा, तो इसकी वजह से ये कुछ इस तरीके से यू शेप में आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पे क्या था, नॉन डिफरेंशिएबल था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट आर डैश। ये होगा तो डिफरेंशिएबल, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ये वाला जो बेसिक स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है वही वाला इसमें लगेगा। अगर हम लोग को शेप फाइंड करना है तो शेप में क्या रहेगा कि इसमें फुल सर्किल ये बनाता है, तो डिफरेंट फुल सर्किल्स हम लोग अटैच करेंगे। हम लोग ऐसे करके अटैच करके देख सकते हैं, जैसे एक फुल सर्किल ये अटैच किया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर हम लोगों ने एक यहाँ बीच से लाइन ड्रॉ कर दी, तो हम लोग आराम से देख सकते हैं हम लोग क्या बना, ऐसे करके शेप बन गया, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा था। हम लोग को बेसिक इस वाले का याद था, तो हम लोगों ने इस वाले का आराम से उसी से हम लोग ने देख के बना दिया। और फिर हम लोग को लेकिन अगर v ग्रेटर देन आर ओमेगा है तो क्या होगा कि जो भी ट्रांसलेशन वेलोसिटी वो तो ज्यादा थी, लेकिन जो भी ओमेगा था वो हम लोग का कम था, तो फिर हम लोग ने इस तरीके से शेप रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे आगे जाने की इसकी टेंडेंसी ज्यादा है और रोटेट करने की या फिर पीछे जाने की टेंडेंसी इसकी कम थी, तो फिर इसमें ये इस तरीके से शेप यू शेप में ये आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसमें अगर v ग्रेटर देन और ओमेगा है तो फिर हम लोग इस तरीके से इसमें कर सकते हैं। और ये बेसिक जो भी थ्रेड का कॉन्सेप्ट है एम मास में जो भी था, उसको अगर हम लोग उसमें हम लोग को देखना हो तो उससे हम लोग सारे जो भी ग्राफ्स हैं वो हम लोग बता सकते हैं कि वो किस तरीके से डिफरेंट, अगर ज्योमेट्रीज है, डिस्क है या फिर स्फीयर है, तो उसका कोई भी पॉइंट वो अगर उसमें वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है तो उसमें किस तरीके से वो ट्रेजेक्टरी हम लोग की आएगी। ओके, सो ट्रेजेक्टरी हम लोग को बेसिक एक ही याद रखनी है, वो वाली है जो थ्रेड है, अगर वो एम मास का है और एक आर रेडियस के थ्रेड से अटैच है और वो किस तरीके से वो रोटेट करता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होगा तभी वो सर्किल बनाता है। तो उसका हम लोग को पता है कि सर्किल बनता है v इक्वल टू आर ओमेगा में, तो हम लोग v इक्वल टू आर ओमेगा अगर डिस्क में हो या फिर स्फीयर में हो तो भी सेम ही ग्राफ्स आएंगे, बस वो विजुलाइज किस तरीके से करना है वो हमने बता दिया। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें v ग्रेटर देन आर v लेस देन आर ओमेगा है तो किस तरीके से शेप आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर v लेस देन आर ओमेगा है तो किस तरीके से शेप आएगा। अगर v लेस देन आर ओमेगा है तो फिर हम लोग को जैसे कि इक्वल टू था तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल आ गया था, लेकिन अगर ग्रेटर देन था तो u आया था, क्योंकि ये पॉइंट की टेंडेंसी आगे जाने की ज्यादा थी और पीछे जाने की कम थी। लेकिन अब ओमेगा ज्यादा हो गया तो ये पीछे ज्यादा जाएगा, तो फिर ये इस तरीके से ये रोटेट ज्यादा हो जाएगा और आगे कम जाएगा, आगे बाद में जाएगा और रोटेट ज्यादा हो जाएगा, तो ये इस तरीके से शेप आ जाएगा। ओके, आर शेप में आ जाएगा, क्योंकि ये पीछे ज्यादा गया है और ये आगे कम गया है, तो इस तरीके से इसका ये शेप आ जाएगा अगर v होगा हम लोग का लेस देन आर ओमेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको शेप बना सकते हैं v लेस देन आर ओमेगा में, क्योंकि ओमेगा का क्या मतलब है कि ये पीछे जाने की टेंडेंसी ज्यादा, तो इस पॉइंट पे इसकी पीछे जाने की टेंडेंसी ज्यादा थी, तो ये फिर इसकी वजह से ये आर शेप में आ गया, और इसमें v ग्रेटर देन आर ओमेगा थी क्योंकि इसमें आगे जाने की टेंडेंसी ज्यादा थी, तो ये फिर आगे ज्यादा चला गया तो यू शेप हो गया, और पीछे जाने की ज्यादा थी तो फिर इसमें आर शेप हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसमें बता सकते हैं, बाकी शेप सेम ही रहेगा। तो हम लोग इस तरीके से इसमें v ग्रेटर देन आर ओमेगा, v लेस देन आर ओमेगा और v इक्वल टू आर ओमेगा में किस तरीके से शेप आएगा, कोई भी डिस्क या फिर स्फीयर है तो उसका हम लोग बता सकते हैं। और डिस्क या फिर स्फीयर में जो एक पॉइंट सरफेस पे होगा उसकी जो ट्रेजेक्टरी रहेगी वही जो भी सारे पॉइंट्स रहेंगे उसकी ट्रेजेक्टरी रहेगी, क्योंकि जो भी सारे पॉइंट जो भी कांटेक्ट में आएंगे वो तो एक सर्किल ही कांटेक्ट में आएगा ना। जैसे कि स्फीयर है, अगर वो रोटेट कर रहा है तो सर्किल ऑफ अ स्फीयर विल बी इन कांटेक्ट विद द सरफेस। जो भी एक जैसे कि इसमें ये सर्किल होगा एक कोई भी, वही सिर्फ कांटेक्ट रहेगा, बाकी तो स्फीयर का या तो आगे रहेगा या तो पीछे रहेगा। जो भी एक पॉइंट होगा जैसे कि पी पॉइंट है, इसी का जो भी पूरा एक सर्किल होगा, अगर हम लोग उसको काट के देखें तो वही सिर्फ एक डिस्क ही कांटेक्ट में आ रही है। तो डिस्क और स्फीयर तभी सेम शेप ले रहे हैं, क्योंकि अगर स्फीयर भी रोटेट करेगा तो एक उसकी डिस्क ही कांटेक्ट में रहेगी बार बार सरफेस के, बाकी जो भी होगा उसका ज्योमेट्री वो तो आगे होगी, ग्राउंड जो भी उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड के उसके या तो आगे होगी या तो पीछे रहेगी।
जो भी एक पॉइंट होगा, जैसे P उसके या तो आगे है या तो पीछे, लेकिन और इसकी सिर्फ एक डिस्क ही रोटेट करेगी। तो डिस्क और स्फीयर का तभी जो भी है ट्रेजेक्टरी वो दोनों का सेम आ रहा है, क्योंकि इसमें जो एक पॉइंट है वही रोटेट कर रहा है, तो वो एक डिस्क की तरीके ही रोटेट कर रहा है। तो इसीलिए जो भी डिस्क है और जो भी स्फीयर है उसकी दोनों की ज्योमेट्री सेम है, क्योंकि उसमें जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो तो एक डिस्क ही है। पूरा स्फीयर तो कांटेक्ट में है नहीं, सिर्फ एक वो डिस्क ही रोटेट कर रही है एक तरीके से। अगर हम लोग स्फीयर में देखें तो स्फीयर trajectory is same as disk trajectory because the point of contact is a disk only. Okay, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कौन कौन सी चीजें, जैसे इसमें जो भी वाला रोटेशन मोशन है, इसमें जो भी डिस्क है या फिर स्फीयर की ज्योमेट्री है, उसमें कौन कौन से हम लोग के कॉन्सेप्ट थे वो हम लोग को पता होना चाहिए। हम लोग सबसे पहले इसमें लीनियर मोमेंटम बैलेंस से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इसमें हम लोग को जो सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन या फिर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं। तो हम लोग को लीनियर मोमेंटम बैलेंस और इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी 0। जो भी हम लोग का नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा है तो दूसरे एक्सटर्नल फोर्स से वो 0 हो जाना चाहिए। तो अगर ये हम लोग का जैसे कि ये सिस्टम है, तो इसको हम लोग अगर सिस्टम माने तो इसमें हम लोग का बाहर से जो भी एक्सटर्नल फोर्स आना चाहिए वो किसी दूसरे एक्सटर्नल फोर्स से अगर कैंसिल हो जाता है तो फिर हम लोग लीनियर मोमेंटम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये नेट एक्सटर्नल फोर्स का कैसे कॉन्सेप्ट हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग का एक या ये हो एलिवेटर हो, जैसे लिफ्ट हो, एलिवेटर या फिर लिफ्ट है। अगर इसमें हम लोग को नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 करना है तो कैसे करेंगे। अगर हम लोग जैसे एलिवेटर जैसे कि चल नहीं रहा है और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं सिर्फ, तो क्या हम लोग पे mg का फोर्स लगेगा। ओके, और लेकिन अगर ये एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ए एक्सेलरेशन से अगर ये एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर हम लोग अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एलिवेटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एलिवेटर क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन इसके पास ये एक्सेलरेशन तो है, तो ये एक्सेलरेशन हम लोग को अपने आप को देना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो फिर ये एक्सेलरेशन हम लोगों ने दिया लेकिन डायरेक्शन अपोजिट थी, तो अब हम लोग अपने पे फोर्स बैलेंस करा, तो हम लोगों ने ऊपर ma आ गया एक्सटर्नल फोर्स और नीचे वाला mg, तो ma ऊपर नीचे mg, तो ma माइनस mg। तो अब तो हम लोग का एक्सटर्नल फोर्स देखो 0 हो गया। तो अगर ma और mg बराबर, a और g अगर बराबर, अगर ये जो एलिवेटर है a एक्सेलरेशन से नीचे आने लगे तो हम लोग क्या होगा, अगर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग देखेंगे तो फिर ये रेस्ट पे होगा और ये इस पे हम लोग एक्सेलरेशन क्या देंगे, ऊपर की देंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट करके। और ये हम लोग का अगर जो भी एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट है वो 9.8 हो जाए या फिर 10 हो जाए तो डायरेक्शन अपोजिट करके दिया, तो ma mg हो गया। तो अब हम लोग पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 लग रहा है। तो अब हम लोग इस पे जो है वो हम लोग लीनियर मोमेंटम बैलेंस कर सकते हैं। अब हम लोग जैसे इसमें दो बॉल उछाल रहे हैं, जैसे कि हम लोग का है और एक हम लोग का फ्रेंड है, एक हम लोग के फ्रेंड ने ऊपर से बॉल उछाली और हमने भी उछाली एक बॉल, और ये दोनों कोलाइड कर गई वर्टिकल डायरेक्शन में। तो फिर अब हम लोग इस पे लीनियर मोमेंटम बैलेंस करके इसकी वेलोसिटी दोनों बॉल्स हैं उसकी निकाल सकते हैं, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है इस लिफ्ट में वो 0 है, क्योंकि ये लिफ्ट नीचे जा रही है a से। अब a हम लोग को g के बराबर अगर हो जाए, जो भी लिफ्ट है अगर नीचे a g एक्सेलरेशन से जाने लगे, तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो इसको जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन अपोजिट करके मिलेगा, और जो ma होगा वो mg के बराबर हो जाएगा हम लोग के इसमें रेफरेंस में। तो अब हम लोग इसमें अगर देखते हैं तो इसमें जो भी टोटल इसमें किसी भी चीज पे जो एक्सेलरेशन लगेगा, तो क्योंकि नीचे g एक्सेलरेशन लग ही रहा था, अब हम लोग ने एक और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में इसमें a लगने लगा इसके रेफरेंस में, लिफ्ट के रेफरेंस में। तो फिर इसमें टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स किसी भी चीज पे है लिफ्ट के अंदर वो तो 0 हो गया। तो फिर अब हम लोग इसमें लीनियर मोमेंटम बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होगा, तो एक एग्जांपल ये है कि इसमें देखते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इसमें हम लोग लीनियर मोमेंटम बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे जैसे इसमें Fr का फ्रिक्शन था, इसमें जैसे कि Fr का फ्रिक्शन अगर ऐसे लगने लगे, आगे लगने लगे, तो और ये दोनों सेम हो जाए, तो फिर हम लोग अब हम लोग लीनियर मोमेंटम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि एक फ्रिक्शन पीछे लग रहा था और एक फ्रिक्शन इसमें आगे की तरफ लगने लगा, जो कि ऊपर वाले जैसे किसी सरफेस से कांटेक्ट में हो
और ऊपर फ्रिक्शन Fr लग रहा हो तो, और ये दोनों कैंसिल हो रहे हो, तो अब इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। और जो दूसरा डिस्क जैसे आ रही थी v/2 वेलोसिटी से, उसमें भी इसी तरीके से हो कि जो भी फ्रिक्शन है या तो नीचे 0 हो या फिर कहीं से जो भी एक डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में वो फिर कैंसिल हो रहा हो, तो फिर हम लोग इसमें लीनियर मोमेंटम बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये पता लगा सकते हैं जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है कि नहीं है। तो अब हम लोग ने ये देख लिया कि इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, वो हम लोगों को किस तरीके से पता लगाना है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है कि नहीं है। तो इसमें जो भी बाहर के फोर्सेस हैं और जो इस पे लग रहे हैं डिस्क या फिर स्फीयर पे या फिर कोई भी ज्योमेट्री पे, तो वो हम लोग के 0 होना चाहिए अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम बैलेंस कर रहे हैं। और उसका एक एग्जांपल ये देखा, और अगर इस वाले में देखना है तो फिर ये फ्रिक्शन हम लोग का कैंसिल होना चाहिए, तो फिर हम लोग इसमें लीनियर मोमेंटम बैलेंस डिस्क पे कर सकते हैं और उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और अब हम लोगों ने दूसरा जो देखा था वो था टॉर्क बैलेंस। इस डिस्क पे हम लोग अगर टॉर्क बैलेंस भी कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस है वो बना सकते हैं। तो इसमें तीन से चार चीजें लग सकती हैं। सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम बैलेंस, एंगुलर मोमेंटम बैलेंस, टॉर्क बैलेंस और फोर्स बैलेंस। फोर्स बैलेंस भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसमें तो फोर्स बैलेंस में कुछ ज्यादा लगेगा नहीं, तो फिर हम लोग इसमें फोर्स बैलेंस इसीलिए नहीं लगाएंगे। फोर्स बैलेंस या तो F = ma बस लग जाएगा, तो वही मेन बेसिकली इसमें पूछा जाएगा। नहीं तो बेसिकली इसमें क्योंकि ये रोटेट हो रही है, तो फिर इसमें टॉर्क बैलेंस, लीनियर मोमेंटम बैलेंस, टॉर्क बैलेंस और ये सब लगाएंगे तो हम लोग फोर्स बैलेंस तो लगा ही लेंगे। फोर्स बैलेंस और एंगुलर मोमेंटम बैलेंस, ये चार तरीके के बैलेंस हम लोग लगा लेंगे। और सब में पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि ये चार बैलेंस हम लोग को लगाने हैं, और इसमें जो भी हम लोगों का लगना होगा वो लगेगा, क्योंकि जैसे लीनियर मोमेंटम बैलेंस हर केस में नहीं लगेगा। फोर्स बैलेंस तो हम लोग इनिशियली लगा के देखेंगे, और एंगुलर मोमेंटम बैलेंस लगाएंगे और टॉर्क बैलेंस। ओके, तो इससे बेसिकली टॉर्क बैलेंस और एंगुलर मोमेंटम बैलेंस, यही दो बैलेंस बेसिकली हम लोग लगाएंगे। और अननोन्स हम लोग जो भी हैं, जैसे कि हम लोग का अननोन क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा अननोन, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी हम लोग कैसे बेसिकली सबसे लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए लोग कौन सा बैलेंस करते हैं, बेसिकली लीनियर मोमेंटम बैलेंस करते हैं। तो फिर हम लोग का जो भी लीनियर वेलोसिटी वो आसानी से आ जाती है। एंगुलर मोमेंटम बैलेंस से एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है आसानी से, एंगुलर मोमेंटम बैलेंस से। और टॉर्क बैलेंस से हम लोग का जो भी फोर्स होता है वो आसानी से आ जाता है, फोर्स आ जाता है हम लोग का किससे, टॉर्क बैलेंस से। ओके, सो अगर हम लोग के जो भी हम लोग का फोर्सेस अननोन है, जैसे कि हम लोग का ये फ्रिक्शन अननोन है, या फिर हम लोग का इस पे एक हम लोग का कुछ भी लग रहा है, अगर इसमें अगर अल्फा लग रहा होगा तो फिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम बैलेंस ही करेंगे अल्फा निकालने के लिए। लेकिन अगर हम लोग को इसमें जैसे कि लीनियर एक्सेलरेशन होगा a, तब हम लोग को निकालना होगा, तो फिर हम लोग टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हम लोग को अल्फा निकालना होगा तो फिर हम लोग या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम बैलेंस ही करेंगे। लेकिन अगर लीनियर एक्सेलरेशन के लिए हम लोग इसमें फोर्स बैलेंस करेंगे। ओके, क्योंकि ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये तो फोर्स बैलेंस से आएगा नहीं, ये हम लोग का आएगा ये टॉर्क बैलेंस है, एंगुलर मोमेंटम बैलेंस से ही। ओके, और टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग का टॉर्क बैलेंस से भी आ सकता है, टॉर्क = I अल्फा से भी हम लोग का आ सकता है। मतलब हम लोग इससे टॉर्क बैलेंस से भी एंगुलर एक्सेलरेशन तो निकाल ही सकते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग एंगुलर मोमेंटम बैलेंस और फिर एंगुलर मोमेंटम बैलेंस या फिर टॉर्क बैलेंस से दो से निकाल लेंगे। लेकिन एंगुलर मोमेंटम बैलेंस में भी अगर जैसे कि नेट एंगुलर एक्सेलरेशन अगर 0 नहीं होगा तो फिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसमें इफ नेट angular acceleration is not 0, then we cannot do angular momentum बैलेंस। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, टॉर्क बैलेंस कर लेंगे।
टॉर्क बैलेंस कर लेंगे और हम लोग आसानी से निकाल लेंगे कि हम लोग का जो भी फोर्सेस हैं डिफरेंट टाइप्स के वो क्या हैं। तो हम लोग इसमें इस तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नेट का नहीं जीरो है तो फिर हम लोग इसमें एंगुलर मोमेंटम बैलेंस तो कर नहीं सकते, तो हम लोग टॉर्क बैलेंस से निकालें। अगर वो हम लोग का जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं था तो फिर हम लोग लीनियर मोमेंटम बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, और इसी सेम सिचुएशन में अगर हम लोग का एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो फिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम बैलेंस नहीं कर पाएंगे इसमें। ओके, सो ये दो चीजें रहती हैं हम लोग को पता होनी चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम बैलेंस कब कर सकते हैं और एंगुलर मोमेंटम बैलेंस कब नहीं होगा, तो ये इसमें ये कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग ने देख लिया जो भी लीनियर मोमेंटम बैलेंस है वो कब होगा, एंगुलर मोमेंटम बैलेंस कब होगा, और फिर जो भी होगा टॉर्क बैलेंस वो किस सिचुएशन में होगा। टॉर्क बैलेंस कब होगा जब हम लोग को फोर्सेस जो भी हम लोग के इसमें अगर पूछे जाएंगे F1 या फिर F2 या फिर फ्रिक्शन हम लोग को फाइंड करना होगा तो फिर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहीं से ले लेंगे फ्रिक्शन वाले पॉइंट से, तो फ्रिक्शन अगर जो भी टॉर्क है वो अगर हम लोग उसी पॉइंट से ले लेंगे, या फिर लाइन ऑफ फोर्स में अगर इफ टॉर्क इज फाउंड फ्रॉम द लाइन ऑफ फोर्स देन द टॉर्क ऑफ दैट फोर्स इज जीरो। ओके, इफ फोर्स इज found from, if torque is found from line of force then torque from that force is zero. If torque is found from line of force then torque due to that force is zero. तो अगर हम लोग कभी भी टॉर्क फाइंड कर रहे हैं और वो इसी लाइन से, जैसे कि हम लोग यहां से भी अगर फाइंड करेंगे, अगर हम लोग इस पॉइंट को P ले लेंगे तो भी फ्रिक्शन का टॉर्क है वो जीरो आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे तो पूरी लाइन पे ये जो फ्रिक्शन का टॉर्क होगा वो जीरो होगा। टॉर्क गिवन बाय दिस फ्रिक्शन एट एनी ऑफ द पॉइंट्स इन दिस स्ट्रेट लाइन इज जीरो। और अगर ये एक्सेलरेशन है ए वाला तो इसका भी टॉर्क ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन है इस पे जीरो होगा। तो कोई भी जैसे ऊपर फ्रिक्शन लग रहा था तो ये इसमें कोई भी लाइन पे चले जाएंगे तो इसका जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा। तो अगर हम लोग कोई भी लाइन पे चले जाते हैं तो जो फोर्स का टॉर्क होता है वो जीरो होता है अगर वो लाइन उसी लाइन से पास हो रही है, अगर वो फोर्स की लाइन उसी पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट से हम लोग टॉर्क देख रहे हैं। नहीं तो फिर हम लोग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा के टॉर्क निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग की वो उसी लाइन से पास होने लगी तो फिर हम लोग का जो टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये जो चारों बैलेंस है वो लगाएंगे और हम लोग जो भी अननोन्स हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं। और कौन से अननोन में हम लोग को कौन सा बैलेंस लगाना है वो भी हम लोगों ने देख लिया, और कि कौन कौन से टाइप्स के बैलेंस रहते हैं। मेनली 4 टाइप्स के बैलेंस होते हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स और टॉर्क बैलेंस। और लीनियर मोमेंटम कब नहीं लगा सकते, जब एक्सटर्नल फोर्स हम लोग पास जीरो ना हो तो फिर हम लोग लीनियर मोमेंटम बैलेंस नहीं लगाएंगे। और हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया। और टॉर्क बैलेंस हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसी लाइन से पास हो रहा है तो हम लोग देखना पड़ेगा, तो वो उसका टॉर्क हो जाएगा हम लोग का जीरो। और हम लोग का फोर्स बैलेंस तो इनिशियली लगा ही लेंगे, और लेकिन एंगुलर मोमेंटम बैलेंस कब नहीं कर सकते, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग का जीरो नहीं है। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग का एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग क्या कर लिखते हैं अल्फा, अगर अल्फा है वो नॉट जीरो है तो फिर हम लोग इसमें एंगुलर मोमेंटम बैलेंस नहीं लगा सकते। एंगुलर मोमेंटम बैलेंस नहीं हो सकता है अगर हम लोग का नेट एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं। अगर नेट अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे कि वो डिस्क में जीरो था तो फिर हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर नेट में जीरो नहीं है तो फिर नहीं लगा सकते एंगुलर मोमेंटम बैलेंस। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो लगा सकते हैं, लेकिन नेट में उसको जीरो होना चाहिए। जैसे एक तरफ से अल्फा 1 हो और दूसरी तरफ से अपोजिट में अल्फा 2 हो और अल्फा 1 हो वो अल्फा 2 के बराबर हो, तो फिर एक तरफ से क्लॉकवाइज जैसे कि अल्फा 1 है और एंटी क्लॉकवाइज अल्फा 2 है तो फिर हम लोग इस पे लगा सकते हैं। लेकिन वो दोनों क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन तो अल्फा 1 है अल्फा 2